बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। NHS फार्म से मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। दोस्तों, बड़े दिनों बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं। बुनियादी तौर पर मैं कहीं मसरूफ़ था, तो आज की हमारी वीडियो जो है उसका टॉपिक है कि जो धान की फसल है उसको हम बेड्स पर कैसे काश्त कर सकते हैं, जहाँ हम पिकनिक के तरीक़ेकार पर जो है वो धान की फसल को किस तरह काश्त कर सकते हैं। तो तरीक़ाकार बताने से पहले थोड़ा सा जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि एक आम हमारा कॉन्सेप्ट है कि धान जो है वो पानी की फसल है, ठीक है जी। और इसके मतलब एक मिथ मशहूर है कि धान का पौधा हम कहते हैं कि जी अगर वो दरिया में भी तैर रहा हो तो उसे वहाँ भी प्यास लगी होती है। तो बुनियादी तौर पर ये एक मिथ है कि धान जो है उसको कोई बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। और मौजूदा जो हमारा सिस्टम चल रहा है धान लगाने का, मूंजी लगाने का, चावल उगाने का, उसमें हम तकरीबन 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 5000 से लेकर 7000 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह हम पानी, चूँकि एक बहुत ही कीमती ख़जाना है जिसे हम तेज़ी से ज़ाया कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह जो मौजूदा प्रैक्टिस है उसमें इस कदर हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ना सिर्फ पानी का ज़िया होता है बल्कि हमारी ज़मीन जो है ख़राब होती है और हमारा माहौल जो है वो इससे बहुत ज़्यादा देखिए, धान को उतना ही पानी चाहिए होता है जितना भी किसी आम एक फसल को पानी चाहिए होता है। मतलब गंदम को या दूसरी क्रॉप्स को, मकई वगैरह को जितना पानी चाहिए होता है, धान की फसल को भी उतना ही पानी चाहिए होता है। धान की फसल भी उतना ही पानी इस्तेमाल करती है जितना वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू हवा में खारिज करती हैं। दो तरह से जो हम फसलों को पानी लगाते हैं वो दो तरह से जनाब वो आप कह लें कि ख़त्म होता है, हवा में तहलील होता है। एक तो जो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है ज़मीन के ऊपर और उससे पानी इवेपोरेट होता है, और दूसरा पानी वो है जो पत्ते रूट्स के पौधे जो हैं वो रूट्स के थ्रू जज़ब करते हैं और पत्तों के थ्रू जो है उसे हवा में खारिज करते हैं, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो पौधा बुनियादी तौर पर वही पानी इस्तेमाल करता है जो ट्रांसपायरेशन के थ्रू फ़िज़ा में जाता है, ना कि वो पानी जो कि डायरेक्टली इवेपोरेशन के थ्रू उठता है। तो वो जो पानी डायरेक्टली इवेपोरेशन के थ्रू फ़िज़ा में उठता है वो बुनियादी तौर पर पानी, एक तो पानी ज़ाया होता है, दूसरा वो नमकियात जो है वो पीछे छोड़ जाता है और इस तरह हमारी ज़मीन जो है वो सैलाइन हो जाती है, हमारी ज़मीन जो है वो कलराठी हो जाती है। तो धान के मतलब एक तो ये बात क्लियर कर लें कि इसे पानी की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उतना ही पानी जो है। और इज़राइल में या बहुत से मुल्कों में धान की फसल को रेतले इलाकों में, थल में, सहरा में जो है वो उगाया जा रहा है ड्रिप के ज़रिए। उसमें एक वो शीट बिछाते हैं नीचे प्लास्टिक की, ठीक है, ताकि पानी नीचे ना जाए, उसके ऊपर एक मतलब ज़मीन की तह बिछा के और उसमें लगाते हैं और ड्रिप के थ्रू जो है वो पानी देते हैं। अच्छा, तो हम बात करते हैं कि फिर पानी जो है वो धान की फसल में इस कदर पानी क्यों खड़ा किया जाता है। उसके दो तीन मकासद होते हैं। एक तो ये है कि जी जड़ी बूटियाँ को उगने से रोका जाए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा उगती है। तो पहले दौर में हमें जड़ी बूटियों के कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कोई वीडिसाइड्स नहीं थी, हमारे पास तरीके नहीं थे, इसलिए हमने पानी खड़ा किया ताकि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो ना उगें। और दूसरा ये था कि तब दहरी निज़ाम नहीं था, पानी मौजूद नहीं था, तो प्रैक्टिस ये चलती थी कि जब बारिशें आती थी तो नशेबी इलाके जो हैं वहाँ पर पानी खड़ा हो जाता था। तो खड़े पानी में लोग धान की फसल को काश्त करते थे, और अगर आप खड़े पानी में बीज लगाएंगे तो बीज नहीं उगते, इसलिए वहाँ पर पनीरी जो है वो ट्रांसप्लांट की जाती है। और तीसरा मकसद ये होता था कि उस वक़्त बीज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे और प्रीसीजन प्लांटर हमारे पास नहीं थे। अगर आप डायरेक्ट सीड लगाते हैं तो इस तरह आपका बीज जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन पनीरी की शक्ल में आप सिर्फ 5, 6, 7 किलो बीज के साथ जो है ना वो अपना 1 एकड़ तक जो है वो काश्त कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं थोड़ी सी आपसे करूँगा कि हम इसको धान को ट्रांसप्लांट क्यों करते हैं, मतलब डायरेक्ट सीडिंग क्यों नहीं करते थे। तो उसकी भी एक दो वजह है। एक तो टाइम सेविंग होता है कि अगर आपने पहले पनीरी काश्त कर लिए तो आपके 15, 20, 25 दिन जो है आपकी क्रॉप पहले तैयार हो जाती है। दूसरा, इससे पानी की मतलब सेविंग होती थी। जर्मिनेशन इशू इन स्टैंडिंग वाटर के, अगर खड़े पानी में आप डायरेक्ट सीड लगाते हैं तो जनाब तब जो है वो नहीं उगता, तो इसलिए हमने पनीरी उगाना शुरू की।
वीड्स मैनेजमेंट जिससे हो जाती थी, सीड सेविंग हो जाती थी, और एक्सपेंसिव सीड उनके प्रीसीजन प्लांटर ना होने की वजह से ये सारे फैक्टर्स थे, जिस वजह से जो है वो हम इसको ट्रांसप्लांट करते थे और डायरेक्ट सीड जो है वो नहीं लगाते थे। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा इस पे बात करते हैं कि अगर हम अपनी क्रॉप को बेड्स पर लगाते हैं, राइस की क्रॉप को, तो उसमें हमें कौन से फ़ायद हासिल हो सकते हैं और कौन से हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, फ़ायद में एक तो ये देखें कि बेड्स के ऊपर हम डायरेक्ट सीडिंग करेंगे तो हमारा जो पनीरी उगाने की लेबर है और पनीरी अगर ट्रांसप्लांट करने की लेबर है वो हमारी बच जाएगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ हमें ये होगी कि हमारे पानी की मोर देन 80% हम सेविंग करेंगे। और तीसरी चीज़ ये होगी कि चूँकि जब हम कद्दू करते हैं ज़मीन को तो हम उसको हार्ड कर लेते हैं, और पौधे की जड़ें जो हैं वो नीचे तक पेनिट्रेट नहीं करती। जो जब आप हार्ड पैन तोड़ने के बाद बेड्स बनाएंगे तो हमारी जो प्लांट की रूट्स हैं वो बहुत नीचे तक जाएंगी। जब वो बहुत नीचे तक जाएंगी तो उतना ही वो दूर से जो है वो खुराक हासिल करेगी और हमारी प्रोडक्शन अच्छी आएगी। और एक जो है उसको मॉइस्ट कंडीशन मिलने से, ज़मीन नरम रहने से वो टिलरिंग बहुत ज़्यादा करेगा। और दूसरा, अगर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइज़र यूज़ करने से जो फर्टिलाइज़र यूज़ की एफिशिएंसी है, ख़ास तौर पर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी जो है वो एरोबिक कंडीशंस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू वो जो कद्दू करते हैं, तो उसमें बहुत सारे मसाइल जो हैं उसका हमें सामना करना पड़ता है। तो अच्छा जी, जब हमने बेड्स पर क्रॉप लगानी है तो उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ये आपके सामने मैंने एक स्लाइड शेयर की है, आप इसको गौर से देखें। ये जनाब 42 इंच का हमारे पास बेड है और इसके दरमियान जो है वो हमारे पास खाली है, और बेड की हाइट जो है वो तकरीबन 8 इंच है। आप इसको 10 इंच तक भी बेड की हाइट को जो है वो रख सकते हैं। आपने 42 इंच के बेड पर जो बाहर वाली लाइनें हैं वो खाली से 3-3 इंच के फासले पर लगाना है, और दरमियान में आपने 3 लाइनें और लगानी हैं, ठीक है। इस तरह टोटल 5 लाइनें हम लगाएंगे। जो बाहर वाली लाइनें हैं उनका खाली से 3 इंच फासला होगा, और जो दरमियान वाली लाइनें हैं उनका आपस में 9-9 इंच का फासला होगा। इस तरह तकरीबन 1 एकड़ में हमारे पास 60,000 पौधे जो हैं वो लगेंगे। इसमें हम रो टू रो हमारा डिस्टेंस 9 इंच है, और प्लांट टू प्लांट हमारा डिस्टेंस जो है वो भी 9 इंच है। तो इस तरह तकरीबन 60,000 पौधा जो है वो हम लगाएंगे प्रीसीजन प्लांटर के साथ, ठीक है जी। अगर आप ऑलरेडी पिकनिक पर शिफ्ट हो चुकी हैं, आप परमानेंट रेज बेड्स पर हैं, आपने गंदम लगाई है जो कोई भी क्रॉप, तो वो क्रॉप उठाने के बाद फ़ौरन आप जो है वो नो टिल सीडर के साथ उसके ऊपर 5 लाइनें जो हैं वो राइस की लगा देंगे। और अगर आपने अभी पहली दफ़ा शिफ्ट होना है तो फिर जनाब आप ऐसा करेंगे कि ज़मीन का हार्ड पैन तोड़ के उसको लेवल करके जो उसके ऊपर बेड जो हैं वो बना देंगे, और उसके ऊपर आप प्रीसीजन प्लांटर के साथ 5 लाइनें जो हैं वो 9-9 इंच के फासले पर लगाएंगे, और पौधे से पौधे का फासला जो है वो आप 9 इंच रखेंगे। इस तरह 60,000 प्लांट्स जो हैं वो आपके एक जो एकड़ है उसमें बनेंगे। इसमें हमारी अगर कैलकुलेशन देखें तो तकरीबन जी 35,000 सीड जो है वो 1 किलो बीज में होता है, 1 किलो बीज में। तो इसकी जर्मिनेशन परसेंटेज को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह 1 एकड़ में आपका 2 किलो से लेकर 4 किलो तक बीज जो है वो इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है जी। ये आपके बीज इस्तेमाल करने की है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं ऐड करता जाऊँ, ये नीचे आप देखें कि अगर आपकी जो दरमियान वाली खाली है उसकी डेप्थ अगर 8 इंच है तो आपने जो पानी उसमें से गुजारना है उसकी हाइट 5 इंच से नहीं बढ़नी चाहिए। आप जितना कंट्रोल्ड पानी देंगे, जितना स्लो वाटर देंगे, उतना ही पानी जो है वो बेड्स में पेनिट्रेट करेगा, और जितना पानी जो है वो बेड्स में पेनिट्रेट करेगा उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही हमारे पौधे को जो है वो पानी जो है वो ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपने ख्याल रखना है कि खुला पानी नहीं छोड़ देना। अगर आप खुला पानी छोड़ेंगे तो पानी खालियाँ भर जाएंगी लेकिन बेड्स के अंदर पानी पेनिट्रेट नहीं करेगा। आपने साइफन ट्यूब्स की मदद से या अदर किसी कोई को पाइप वगैरह लगा के कंट्रोल्ड वाटर जो हैं वो दें, और 5 इंच से ज़्यादा जो है वो पानी ये दोस्तों मैं आपके साथ पिक्स शेयर कर रहा हूँ। हमारे दोस्त हैं एक ज़ाहद अली गिल साहब विहाड़ी से, उन्होंने पिछले साल जो है वो जनाब राइस जो है वो लगाया। उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड करूँगा ताकि आप अगर किसी बात में रहनुमाई लेना चाहें तो उनसे ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं उन्होंने इस तरह ड्राई सॉइल में जो है इसको सो किया है और खालियों में पानी दिया है। और ये देखें जी,
और ये देखें, और एंड पर ये देखें क्रॉप जो है वो कितनी बम्पर क्रॉप है। इनका कहना है कि शुरू में मुझे लगा था कि जी शायद हमने गलत फ़ैसला किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारी क्रॉप जो है बहुत अच्छी होती। अच्छा, इसमें दोस्तों मैं ऐड करूं कि जो वीड्स मैनेजमेंट है उसमें आपने वीडीसाइड जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं तो बहुत अच्छी अच्छी वीडीसाइड जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो आप वीडीसाइड इस्तेमाल करके जड़ी बूटी को कंट्रोल कर लें। शुरू में अगर आप जड़ी बूटी कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर आपकी क्रॉप जो है वो हाइट पे चली जाएगी, फिर जड़ी बूटियाँ उग भी आती हैं तो वो क्रॉप को कुछ नहीं कहती। ये याद रखें कि जड़ी बूटियों का जितना खौफ हमने पाल रखा है वो क्रॉप की प्रोडक्शन को उतना ज़्यादा मुतासर नहीं करती। तो इस तरह आप अगर बेड्स पर या पिकनिक के तरीके से क्रॉप लगाएंगे तो देखें आप कितने फ़ायदे ले सकते हैं। आपके पानी की सेविंग कितनी है, आपकी फर्टिलाइज़र की सेविंग कितनी है, आपकी लेबर कॉस्ट जो है वो किस कदर बचेगी, और किस तरह आप एक अच्छी बम्पर क्रॉप जो हैं वो आप ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। पिकनिक के तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पिकनिक की रहनुमाई के मुतल्लिक़ वीडियोज़ जो हैं डिफरेंट क्रॉप पर हम बनाते रहेंगे ताकि वो आपको मिलती रहें। जी दोस्तों, बहुत शुक्रिया।